How are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट करा था। आज हम न्यूट्रिशन का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को एक लाइक बटन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की जर्नी को हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के साथ। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स है ना। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को। क्या होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड of nutrition in which an organism depends upon other organism for its nutrition। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमारे क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, फंगाई एटसेट्रा। ठीक है, ये होते हैं हमारे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आई थिंक आपको डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी, सिंपल सी थी है ना। आज हम इस पूरे टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स भी पढ़ेंगे, एक बहुत ही इजी मेथड के साथ पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये वाला टॉपिक आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये दो तरीके की होती है। ये न्यूट्रिशन जो है दो तरीके से होती है। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है हमारी दो तरीके से होती है। कौन कौन सी? पहला आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि बॉडी के एक तो आउटसाइड बाहर ही फूड डाइजेस्ट हो रहा है और इनसाइड में मतलब अंदर हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अभी ये और क्लियर हो जाएगी जब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को। इसमें आता है बच्चों आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और इसमें भी आपके टू पार्ट्स आते हैं। पहला आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और दूसरा आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है मैम? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को आउटसाइड द बॉडी ही डाइजेस्ट कर लेता है और उससे एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऐसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे फंगी, हाउस फ्लाई, डीकम्पोजर्स। ज़्यादातर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ही दिखाते हैं, जिनमें डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। तो सैप्रोफिटिक की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि सम organisms digest their food outside their body. Such nutrition is called saprophytic nutrition. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन क्या होता है, और आपको लर्न भी हो गया होगा, है ना, धीरे धीरे लर्न हो गया होगा कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के बाहर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके एग्जाम्पल्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फंगाई, ठीक है, हाउस फ्लाई एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। जो फंगाई होते हैं फंगाई हमारे किस किस में मिलते हैं, हमें ब्रेड मोल्ड में। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, ब्रेड मोल्ड जैसे कि अगर कोई मॉइस्ट ब्रेड ले लो, है ना, कोई ब्रेड गीली हो जाए, उसको थोड़े दिन के लिए रखो, है ना, 1 या 2 दिन के लिए, तो आप देखोगे उसके ऊपर ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। समझ में आ गई बात। और आपको किस में दिखाई देता है, ये मशरूम्स में और यीस्ट में। ठीक है, फंगाई हमारा इन तीनों में दिखाई देता है। तो ये हो गया मेरा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो कि एक तरीके की हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज क्लियर नाउ। ठीक है एवरीबॉडी, ओके। सो नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे, लेकिन उनको बिना मारे। ठीक है, उनको बिना मारे, विदाउट किलिंग देम। फॉर एग्जाम्पल कसकटा, टिक, लाइस, टेप वॉर्म्स, है ना। जो टेप वॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, लीच आपने देखी होगी ना, शरीर से चिपक जाती है, हटती नहीं है, खून चूसती रहती है। ना तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार रही है, लेकिन उनके खून से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। समझ में आ गई बात, क्या होती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर मैं लिखूं व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, some organisms derives their nutrition from other plants and animals, दूसरे plants और animals से, from other plants and animals without killing them, उनको बिना मारे, without killing them, it is called as parasitic nutrition। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल्स लिखें तो क्या आएगा हमारा एग्जाम्पल, हमारे आएंगे आपके कसकटा, ये एक टाइप का प्लांट होता है। ठीक है, फिर आता है आपके टिक्स, लाइस, है ना, लीचीज, टेपवॉर्म्स। तो ये सारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गई बात, सैप्रोफिटिक क्लियर हो गया, पैरासिटिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। अब हम लोग आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों में दिखाई देता है। इसमें इनसाइड द बॉडी डाइजेशन होती है, जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स में हम लोग अपने फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, मतलब हम लोग टेक इन करते हैं, हम लोग खाते हैं अपने माउथ में, फिर वो हमारे ईसोफेगस से होते हुए, यानी हमारे खाने की नली से होते हुए वो हमारे स्टमक तक जाती है, वहाँ पे डाइजेशन होता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टाइप की डाइजेशन जब होती है इनसाइड द बॉडी, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ type of nutrition in which digestion takes place inside the body। ठीक है, सैप्रोफिटिक में आउटसाइड, होलोजोइक में इनसाइड, पैरासिटिक में भी इनसाइड, बस वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्या ये चीज समझ में आ गई, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से, है ना। अब पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक तो हमारा यही एंड होता है, आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा डिटेल में है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो मैंने आपको करवाई ही दी है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं कि डाइजेशन जो है इनसाइड द बॉडी बता तो दिया, लेकिन किस तरीके से होता है, इसकी पूरी जर्नी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हेडिंग डालेंगे, होलोजोइक
न्यूट्रिशन। इसके 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप की जर्नी होती है, 5 स्टेप्स। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो 5 स्टेप्स? पहला स्टेप होता है इंजेशन, पहला स्टेप होता है इंजेशन। सेकेंड स्टेप होता है हमारा डाइजेशन, डाइजेशन। देन इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ इज assimilation, assimilation, and the last one is egestion। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये वाले सारे स्टेप्स आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में जरूर पढ़े होंगे, बस हमें रिकॉल करना है एक बारी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रिकॉल करते हैं। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन फूड, यानी कि हम फूड को लेकर अपने माउथ में एंटर करवा रहे हैं, इंजेशन है वो। सिंपल, टेकिंग इन फूड। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन फूड। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी। आगे इसकी जर्नी बढ़ती है, अब ये पेट में चला गया खाना, स्टमक में, तो अब क्या होगा? यहाँ पे डाइजेशन होगी, है ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा। ठीक है, जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसको हम सिंपलर वन में तोड़ेंगे, यही तो होता है डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है डाइजेशन में कि कॉम्प्लेक्स substances broke down into simpler substances। ये भी चीज समझ में आ गई मैम। ठीक है, कि डाइजेशन तो सिंपल था। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी तो करेगी। जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब करेंगे, सारे डाइजेस्टेड फूड को। तो यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब भी हो गया। अब उसके बाद इस एब्जॉर्ब फूड में से एनर्जी निकालना, ठीक है, नए नए टिश्यूज की डेवलपमेंट करना, बिल्ड करना, या फिर पुराने टिश्यूज को रिपेयर करना, ये सारे काम हम इस स्टेप में करवाने वाले हैं। एसिमिलेशन में हम क्या करवाते हैं? एनर्जी को यूटिलाइज, जो डाइजेस्टेड फूड, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, इसमें से एनर्जी को ऑब्टेन करवाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन एनर्जी, ऑब्टेन energy, build new tissues and repair the old tissues, ये होता है काम एसिमिलेशन प्रोसेस का। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में। इजेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले हैं उनको बाहर निकालो, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 5 स्टेप की जर्नी होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जो एक नॉर्मल एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग में होता है। इंजेशन हमारा कहाँ होता है? इंजेशन हमारा होता है माउथ में, यानी कि फूड कहाँ जाता है? माउथ में। अगर मैं ऑर्गन्स की बात करूं, डाइजेशन होती है स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसिमिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, एसिमिलेशन हमारी स्मॉल एंड लार्ज दोनों में होती है, और इजेशन हमारा एनस के थ्रू होता है। ये ऑर्गन्स भी समझ में आ गए। होलोजोइक न्यूट्रिशन अब तो बच्चों का खेल लग रही होगी, है ना, कि भाई मैम ये तो जर्नी हमें शुरू से पता है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब आते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होती है। यानी यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल ले लेते हैं एमीबा का। तो चलिए देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है एमीबा में। न्यूट्रिशन इन एमीबा, हेडिंग डालिए, न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है बच्चों, अब एमीबा क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ये आपको पता है। यूनिसेलुलर होता है कि नहीं होता? वो होता है मैम, है ना। न्यूट्रिशन इन एमीबा, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड होता है हमारा। ठीक है, फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो एमीबा आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, ये, ठीक है, ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जो फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल को देखेगा, इसका पूरा
पूरा सरफेस फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो डाइजेशन इज डन बाय एंटायर सरफेस। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि एक ही सेल है ना, तो पूरा सेल उसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, यानी कि फूड पार्टिकल को अंदर लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये फूड पार्टिकल है, ये है आपका फूड पार्टिकल, ठीक है। तो अब क्या होगा, एमीबा क्या करेगा नेक्स्ट स्टेज पे, एमीबा क्या करेगा, ये एमीबा है, तो ये अपनी कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को खोल लेगा, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहेंगे, सूडोपोडिया, ठीक है। और यहाँ पे ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा, फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, यहाँ पे इसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, और अंदर क्या करेगा, एक फूड वैक्यूल बना लेगा। क्या बना लेगा, एक फूड वैक्यूल बना लेगा। यहाँ पे इसकी पूरी डाइजेशन होती है, ये है हमारा फूड वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी डाइजेशन वगैरह, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब होगा, फिर ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा सारी एनर्जी का साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सरफेस पे लाकर हम उसे बाहर थ्रो आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसको डाइजेस्ट कर लिया और नॉर्मल बन गया, ठीक है बच्चों। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि डाइजेशन पूरा सरफेस करता है, ठीक है। तो इट हैज फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सूडोपोडिया। क्या कहते हैं बच्चों, सूडोपोडिया, ठीक है। वो क्या करेंगे, फ्यूजेस ओवर द फूड, फूड के ऊपर फ्यूज करेंगे, ये इस तरीके से इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पकड़ लिया, खाने को हमने फूड पार्टिकल को पकड़ लिया, सूडोपोडिया ने पकड़ लिया। अब क्या होगा, वो बनाएंगे फूड वैक्यूल, फॉर्म्स फूड वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपकी डाइजेशन टेक्स प्लेस, और उसके बाद जो एनर्जी निकलेगी वो डिफ्यूज हो जाएगी पूरे सरफेस में, डिफ्यूजन इन साइटोप्लाज्म का मतलब जो पूरा लिक्विड है इसके अंदर, जो पूरा का पूरा सरफेस है, सब में एनर्जी डिफ्यूज हो गई, मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। फिर जो एक्स्ट्रा यानी कि वेस्ट मटेरियल्स आर थ्रोन आउट ऑफ द सरफेस, इसी सरफेस से वो वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं। खत्म हो गई इसकी भी न्यूट्रिशन। समझ में आया न्यूट्रिशन इन एमीबा अब, है ना। सिंपल सी बात है, फूड पार्टिकल को देख के अट्रैक्ट हुआ, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस खोली, उसके ऊपर फ्यूज करा, उसको कैप्चर करने की कोशिश करी, अपने अंदर फूड वैक्यूल में उसको ले लिया, और फिर उसके बाद उसको क्या करा, अच्छे से डाइजेस्ट करा, डिफ्यूज करा अपनी एनर्जी को साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है बस उसी सरफेस से बाहर निकाल दिए। सेम यही केस आपका पैरामीशियम में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें ये हेयर्स होते हैं, ये इस तरीके से, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सीलिया बोलते हैं, सीलिया। जैसे इसमें सूडोपोडिया होता है, सेम वही फंक्शन इसके अंदर सीलिया का होता है, वो भी एक क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, और सेम प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गई बात एमीबा और पैरामीशियम की, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन की। क्लियर हो गई बात। क्या पढ़ा अभी तक हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, बताया आउटसाइड द बॉडी भी होता है, इनसाइड द बॉडी भी होता है। आउटसाइड में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, इनसाइड हमारा पैरासिटिक और होलोजोइक होता है। होलोजोइक में अभी तक हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एमीबा थोड़ा डिटेल में पढ़ा। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि डाइजेशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से पक्का आपके 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनता है। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग उसका पूरा फ्लो चार्ट बना सकते हैं और आई एम श्योर आप बिना देखे भी बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले आता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ठीक है, तैयार है सब लोग फुल जोश के साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो आपके अंदर शरीर के अंदर जर्नी चल रही है उसके बारे में पता तो होना ही चाहिए ना, क्या चल रहा है, तो वही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो फूड एंटर्स कहाँ एंटर करेगा भाई बताओ जल्दी से। माउथ में एंटर करेगा। माउथ को हम इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बच्चों, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अगर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है हमारा ग्लैंड्स, है ना, हमारे होते हैं ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अगर मैं पार्ट्स देखूं तो उसमें हमारे माउथ आता है, स्टमक आता है, ईसोफेगस आता है, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ये आता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करूं तो इसमें आते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज और आता है हमारा इसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, या हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो ये हो ही गए, तो हम लिखेंगे इसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। चलो जी, अब ये चीज समझ में आ गई एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होंगे और हमारे ग्लैंड्स। तो इन दोनों का मिला जुला जो है एक चीज हम लोग जर्नी उसकी बनाएंगे फूड की अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चले जल्दी से स्टार्ट करें जर्नी को। ठीक है, तो लिखिए कि फूड कैसे एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है, हमारे माउथ में, जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। फूड एंटर्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बक्कल कैविटी में आपको क्या क्या देखने मिलता है, कोई बताएगा? बक्कल कैविटी में क्या क्या देखने को मिलता है? बक्कल कैविटी में हमें देखने को मिलते हैं टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स किस चीज को सिक्रीट करती है? कौन से जूस को सिक्रीट करेगी? सलाइवा को, है ना। जो व्हाइट कलर का जूस आता है आपके माउथ में उसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। और वो कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। सिंपल। और सलाइवा जूस जो है वो कौन से एंजाइम को सिक्रीट करेगा? सलाइवरी एमाइलेज। और ये क्या करेगा, इसका क्या काम होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जैसे कि हमारा स्टार्च होता है फूड में, उसको ब्रोक डाउन करेगा शुगर में, यानी कि सिंपल सब्सटेंस में। यानी कि यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो गई मैम। बिल्कुल, यहाँ पे स्टार्च को तो ब्रेक डाउन सलाइवरी नहीं कर दिया, स्टार्च को तो ब्रेक डाउन शुगर में। ठीक है, उनके लिए कितना काम आसान हो गया। तो सबसे ज्यादा काम तो बक्कल कैविटी का ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप। क्या होता है? फूड पाइप, यानी कि खाने की नली। ठीक है, खाने की नली से हमारा जो ये फूड है ये कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा बच्चों? स्टमक में जाएगा। ठीक है,
अब स्टमक में हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। तो पहले ग्लैंड का नाम लिख लें। कौन सा ग्लैंड होता है? हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरी चीज होती है बच्चों म्यूकस। ये 3 चीज हो गई हमारी जो स्टमक रिलीज करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इनको अभी हम डिटेल में फिर करेंगे। पहले आप एक ओवरऑल देख लीजिए कि किस तरीके से फूड जो है ट्रैवल कर रहा है। बकल कैविटी में गया, उसके बाद यहाँ पे ये सलाइवरी एमाइलेज ने उसको स्टार्च से शुगर बना दिया। अब ये फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकले, पेप्सिन, HCl एसिड और म्यूकस। यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है डाइजेस्ट या फिर पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन्स को। ये प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है भाई, तो हमारे फूड में से प्रोटीन्स का डाइजेशन तो यहाँ स्टार्ट हो गया, हमारे स्टमक में हो गया ना स्टार्ट। अब HCl एसिड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है? ताकि वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर सके, है ना। एसिडिक मीडियम की वजह से ही पेप्सिन जो है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है और हमारे प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी सुनी है आप लोगों ने, है ना, तो वो क्यों होती है? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, है ना, जो कि थोड़ा सा रॉटन फूड होता है, तो फिर उसमें क्या होता है, ये जो HCl एसिड होता है ना, तो स्टमक जो है ज़्यादा बना लेता है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट, ये सोल्जियर है हमारा, सिपाही। प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ स्टमक, यानी हमारे पेट की जो लाइनिंग होती है, उसकी दीवारों की जो लाइनिंग होती है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। तो ये हो गया हमारा सिपाही, सिर्फ इतना काम करता है। समझ में आ गई बात स्टमक की? अब ये हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, ये कहाँ जाएगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रही है ये पूरी जर्नी? समझ में आ रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। ठीक है, लेकिन इसको ना बाहर वाले भी सपोर्ट करते हैं। कौन कौन है वो बाहर वाले? बाहर से एक आता है लिवर और बाहर से दूसरा आता है पैनक्रियाज, लिवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, तो जो ये लिवर होता है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस को और पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। आई होप इतना समझ में आ गया, है ना। माउथ का समझ में आया, सलाइवरी एमाइलेज, स्टमक का समझ में आया, पेप्सिन, HCl एसिड और म्यूकस। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स खुश थे, लेकिन बाहर से लिवर और पैनक्रियास भी आ गए। ठीक है, तो पहले लिवर और पैनक्रियास को खत्म करते हैं। करने क्या आए हैं? बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस तो दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्यों आए हो भाई यहाँ पे? तो ये जो बाइल जूस है ना, ये क्या करता है? ये हमारे जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करता है स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, ग्लोब्यूल्स मतलब एक क्लस्टर होता है। ठीक है, इस तरीके का एक क्लस्टर होता है ये रहा फैट का। ठीक है, उसको स्मॉलर में ये कन्वर्ट करता है, मतलब पूरी डाइजेशन नहीं करता। समझ में आ गई बात? और जो हमारा यहाँ से एसिडिक फूड आ रहा है ना, एसिड से एसिडिक फूड आ रहा है, उसको एल्कलाइन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कलाइन। मैम एल्कलाइन बनाने क्यों बनाना है एल्कलाइन? एल्कलाइन इसलिए बनाना है ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस पर
एक्ट कर सके। दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि भाई तुझे दिक्कत हो रही है ना एसिडिक फूड से, मैं बना देता हूँ उसको एल्कलाइन, फिर तू उसको तोड़ दियो आगे जाकर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं अगर हम लिखें तो बाइल जूस का पहला फंक्शन है कि मेक एसिडिक फूड एल्कलाइन, एसिडिक फूड एल्कलाइन। और दूसरा क्या फंक्शन है इसका, दूसरा क्या फंक्शन है इसका, ये ब्रोक डाउन करता है लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को किसमें, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। क्या मैं इसको इमल्सिफिकेशन कह सकती हूँ, क्या मैं इसको इमल्सिफिकेशन कह सकती हूँ। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे आपने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में पढ़ा होगा ना कि जब डर्ट के साथ साबुन जो है रिएक्ट करता है तो इमिसिबल दो लिक्विड आ जाते हैं, है ना, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन मिक्सचर तो है ही, ठीक है। तो उसे कहते हैं इमल्सिफाइड, है ना, इमल्सिफाइड लिक्विड, तो उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ऐसे ही लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को बस स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में करता है। लिवर समझ में आया। अब आता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस जो है ये हमारे इसके अंदर से भी दो एंजाइम्स निकलते हैं। बताओ, दो एंजाइम्स निकलते हैं, कौन कौन से, एक निकलता है ट्रिप्सिन और एक निकलता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन का काम है, आई होप इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये आपका जो ट्रिप्सिन है ये किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा और बनाएगा पेप्टोन्स। क्या बनाएगा, पेप्टोन्स। और लाइपेज फिर से फैट्स को डाइजेस्ट करके बनाएगा ग्लिसरॉल। क्या बनाएगा बच्चों, ग्लिसरॉल बनाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब कहोगे कि मैम ये तो सारा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। कंफ्यूजिंग तो आपको कुछ कंफ्यूज नहीं हो ना। पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन इसको पहले डाइजेस्ट करता है और यहीं पे ही उसकी बहन है ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी प्रोटीन को ही कर रही है। तो दोनों भाई बहन हो गए ना, बस एक स्टमक में बैठा है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठा है। समझ में आ गई बात। पेनक्रियास से निकल रहा है तो प्रोटीन्स का तो ये हो गया। फैट्स के भी भाई बहन है। फैट्स को करने के लिए कौन है, एक तो बाइल जूस कर रहा है, एक तो बाइल जूस कर रहा है, फैट ग्लोब्यूल्स को लार्जर वालों को स्मॉलर कर रहा है। और फिर ये लाइपेज और बाइल जूस, लाइपेज और बाइल जूस भाई बहन हो गए। ठीक है, तो लाइपेज क्या कर रहा है, फैट्स को ग्लिसरॉल में कर रहा है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आते हैं हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में। ये हमारा जज है, ये फाइनलाइज कर देता है सब चीज को। ये क्या करता है, सबकी डाइजेशन को फाइनलाइज कर देता है। कैसे फैट्स को भी कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कर देता है और प्रोटीन्स को भी कर देता है, प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर देता है कंप्लीटली। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। सॉरी। तो फैट्स को कर देता है ये फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में और प्रोटीन्स को एमाइनो एसिड्स में। समझ आ गई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही मेन था आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड है ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर ये एग्जिट हो जाता है एनस से। ठीक है, फूड एग्जिट्स, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा अगर आपको तो मैं यहां लिख देती हूँ दोबारा से। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहां लिख देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और फिर उसके बाद जाता है ये एनस में। आप इसको नीचे की साइड बनाइएगा, ठीक है, जहां से हमारा फूड क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। हमारा जो ये फूड है ये क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। तो अब आते हैं दोबारा से देखते हैं कि क्या हुआ। फूड एंटर हुई बक्कल कैविटी में,
टीथ ने इसको क्या करा, टीथ ने क्या करा, च्यू करा फूड को, है ना, ग्राइंड करा। टंग ने क्या करा, टंग का अगर मैं रोल बताऊं तो टंग ने क्या करा, रोल करा हमारे फूड को, है ना, रोलिंग करी फूड की, और क्या, स्वॉलोइंग करी, है ना, इसको स्वॉलोइंग करी, और क्या करा, सलाइवा को मिक्स करा, है ना, मिक्स सलाइवा, मिक्स फूड विथ सलाइवा। ये चीज समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैंने छोटा छोटा लिखा है, बट आई एम टेलिंग यू, है ना, स्पीच से आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि टंग जो है इसको रोलिंग करता है, स्वॉलोइंग करता है, और फूड को वेट बना देता है सलाइवा के साथ मिक्स करके, ठीक है, और फूड को पुश कर देता है कि भाई अब तुम आगे जाओ, ठीक है, टंग का। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा हमारा जूस सिक्रीट होता है, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है हमारा, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। आई होप इतना समझ आ गया। बकल कैविटी समझ में आ गई फुल। उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए, यानी कि फूड पाइप से होते हुए जाता है ये स्टमक में। यहाँ पे आता है आपका एक टर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, rhythmic contraction of muscles of alimentary canal to push the food forward, ठीक है। खाना जो होता है, फूड जो होता है, उसको आगे की तरफ धकेलने के लिए जो मूवमेंट्स होती है ना एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में, ठीक है, उनके मसल्स में, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई, यहाँ पे अपने गट में हम इसको फील कर सकते हैं। उसके बाद स्टमक में गया, वहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसका वेट कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे फूड का, जहाँ पे पेप्सिन आया, HCl एसिड आया, म्यूकस आया। पेप्सिन ने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा, HCl एसिड ने एसिडिक मीडियम दिया और पेप्सिन को एक्टिवेट करा। म्यूकस ने हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग में को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करी, एक सिपाही बना रहा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आया, जिसमें कि फाइनल डाइजेशन हो जाती है, ठीक है, लेकिन लिवर और पेनक्रियाज भी बाहर से सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लिवर जो है दूसरे देश का राजा है और पेनक्रियाज भी। लिवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर, ठीक है। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो है ज्यादातर कॉइल्ड अप होती है, इसमें कॉइलिंग होती है। कॉइलिंग मतलब कि इस तरीके से ऐसे ये हमारी बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि छोटी जगह है ना, कॉम्पैक्ट स्पेस है, इसीलिए कॉइलिंग होती है। ये चीज समझ में आई। लिवर ने बाइल जूस दिया, पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस दिया। बाइल जूस ने फैट को, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करा, प्लस एसिडिक फूड को एल्कलाइन भी बनाया। पेनक्रियास ने पेनक्रियाटिक जूस दिया, जिसमें दो एंजाइम निकले, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन किसकी बहन है? पेप्सिन की। पेप्सिन ने भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करा और ट्रिप्सिन ने भी, बस इसने प्रोटीन से पेप्टॉन्स बना लिए। लाइपेज किसकी बहन है? बाइल जूस की। बाइल जूस ने फैट को करा, तो लाइपेज ने भी फैट को ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया। अब ये सारी चीजें गई हमारी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में, और उन्होंने क्या करा, फैट्स को, कुछ तो ग्लिसरॉल इसने बनाकर दे ही दिया, कुछ और बना दिया, फैटी एसिड बना दिया। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज कर दिया, और प्रोटीन्स को फाइनली एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फूड एब्जॉर्ब भी यही होता है। वो कौन एब्जॉर्ब करता है? हमारी इंटेस्टाइन में एक विली नाम का स्ट्रक्चर होता है, स्मॉलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल में अभी आपको रब करके बताऊंगी कि क्या होता है विली, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई, या एब्जॉर्प्शन का, और उसके बाद एसिमिलेशन हुई, यानी कि हमने एनर्जी ऑब्टेन करी, हमने पुराने टिश्यूज रिपेयर करे, नए टिश्यूज बनाए, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? ठीक है, चलो हम इसको रब ही कर देते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है बताइए, आप इसी फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, उसमें से ये सारा वाटर
निकाल लेता है ना। एब्जॉर्ब द वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, उनको निकाल लेता है, ठीक है, और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया वो। उसके बाद यहाँ से फूड जाता है हमारा एनस में, एनस में जाता है जहाँ से जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, या फिर हम कह दें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है ना, रिमूव्ड हो जाता है, यानी कि हमारा फूड एग्जिट हो जाता है। फूड कह दें या वेस्ट मटेरियल कह दें, वेस्ट मटेरियल एग्जिट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और फीसिस। समझ में आ गई बात, ये चीज समझ में आ गई। तो ये पूरा था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई थिंक अब आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो गई होंगी। एक टॉपिक रह गया कि मैम ये विली और बता दो, विली क्या होता है। विली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन के काम आता है, ठीक है। विली आर द फिंगर लाइक, अगर आप इसको लिखें, आपके पास स्पेस है तो अपनी नोटबुक में यहीं लिखें, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग, ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले तो ये होते कहाँ है वो चीज समझ में आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं ऐसा ही लिख रही हूँ, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये चीज समझ में आ गई विली की, ठीक है। तो ये इसके जो है कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से नहीं करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड में से एनर्जी ऑब्टेन करने के काम आता है, रिपेयर ओल्ड टिश्यूज एंड बिल्ड न्यू टिश्यूज, ठीक है। कैसे मैम इसने एब्जॉर्प्शन कैसे करी, इसके पास क्या होते हैं, इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ब्लड वेसल्स यानी कि खून यहाँ पे होता है जिसमें एब्जॉर्ब्ड फूड को ये जो है उसमें से एनर्जी निकलती है वो डाल देता है, और ताकि वो उसको ट्रांसपोर्ट कर दे पूरी बॉडी में, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है ना, यहाँ से तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा मेन फंक्शन जो है, मेन रोल प्ले करता है। इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, which gives energy to the cells of all parts of the body, ठीक है। इस ब्लड वेसल से सारे बॉडी के पार्ट्स तक ये एनर्जी चली जाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं, ब्लड वेसल्स के थ्रू। विली समझ में आ गया, ठीक है। बकल कैविटी में टीथ, टंग और हमारा क्या था, सलाइवरी ग्लैंड था जिसमें सलाइवरी एमाइलेज उसको ब्रोक डाउन कर रहा था। उसके बाद स्टमक में आई इसोफेगस के थ्रू, जहाँ पे HCl एसिड पेप्सिन प्रोटीन में चेंज करता है, HCl एसिड एसिडिक मीडियम देता है और आपका म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको लिवर बाइल जूस देता है और वो किस में कन्वर्ट करता है, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है और एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है। और पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस देता है जो कि ट्रिप्सिन और क्या देता है, लाइपेज देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स बनाता है, लाइपेज फैट्स को ग्लिसरॉल में चेंज करता है
और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं जो फैट्स की फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल शुगर में और प्रोटीन्स की अमीनो एसिड में करता है कन्वर्जन। है ना, कितना सिंपल है। अब सिंपल लग रही है ना ये चीजें। और फूड की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है विली की हेल्प से, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिसके थ्रू पूरी बॉडी में एनर्जी फैल जाती है। ये चीज समझ में आ गई। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो है पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है और एनएस के थ्रू हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव फिनिश। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ें अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में जिसके अंदर हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेशन में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।